Hello friends, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. Okay, so this lecture is going to be very much interesting because मैं आपको कुछ ऐसी डेली लाइफ चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे ये चैप्टर रिलेटेड है. Yes, I am going to discuss with you the first chapter of physics of class 10th, that is electricity. You know what electricity is? अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन से जो फिजिक्स नहीं पढ़ता है उससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करोगे, उसको सिर्फ एक ही मीनिंग पता होगा, लाइट आ गई, लाइट चली गई, आज पूरा दिन कट लगा. बट ये तो हो गई एक नॉर्मल और लेमैन लैंग्वेज में जो नॉर्मल पर्सन बात करेगा. बट बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते ही आपके माइंड में कुछ और चीज़ें चलनी चाहिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बात करते हैं. सी यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रूम में, सो आई हैव पुट ऑन लाइट्स, फाइन. उसके अलावा यहाँ पे AC इज़ ऑल्सो वर्किंग, फैन इज़ ऑल्सो वर्किंग. उसके अलावा मेरा जो फ़ोन है दैट इज़ ऑन चार्जिंग. मैं जिस कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कैमरा को मैंने USB पोर्ट में लगाया हुआ है. मेरा पूरे का पूरा सिस्टम है रिकॉर्डिंग करने वाला. अच्छा, उसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं. उसके अलावा आप अपने घर में अगर देखोगे टेबल लैम्प्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं. सो और उसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर आपके घर में चलती होगी जब भी पानी वगैरह आता है, फाइन. RO चलता होगा, वाटर प्योरीफायर चलता होगा. ये सारी की सारी चीज़ें बेटा चलती कैसे हैं? यू नो, आपको इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक चीज़ करनी पड़ती है, स्विच ऑन करते हो तभी चीज़ें चलती हैं ना. बल्ब कैसे ऑन होगा? स्विच ऑन करोगे. लाइट कैसे ऑन होगी? स्विच ऑन करोगे. फैन कैसे ऑन होगा? स्विच ऑन. मोटर कैसे चलेगी? स्विच ऑन. टू डू दीज थिंग्स यू नीड टू स्विच ऑन. अच्छा बेटा, स्विच ऑन करने से ऐसा क्या जादू हो जाता है कि ये चीज़ें ग्लो करना, चलना स्टार्ट करती हैं? सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट. इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एक मिनट के लिए सोच के देखो, हमारी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी जाए तो वी आर हेल्पलेस, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है. दैट मीन्स एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ को चला रही है, यू शुड नो दैट what it is all about. Fine. So electricity is everywhere around us. It is an integral part of life. It is used in our daily activities. Now you know that. Do you know what is the basic phenomena behind the electricity? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या चीज़ है अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना हो, और वो चीज़ें, वो आगे फर्दर क्या चीज़ें होती हैं, उनका चलना, वो कैसे चल रहे हैं. और उसके बाद अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर लूँ, वायर को मैं बैटरी से कनेक्ट करूँ तो उसमें क्या होगा. उसके बाद अलग अलग वेज में मैं इन चीज़ों को कनेक्ट करूँ तब उसको क्या बोलेंगे. ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं दैट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. So make sure you watch all the videos. I will make them interesting, make them Saral. As you know, Saral Physics. So today in this lecture I am just going to start this chapter. तो बेटा चैप्टर का जो नाम है that is electricity. Fine. So electricity we are going to start. और electricity के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सभी को पता है. बेसिक मीन्स कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारा डेली लाइफ में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है. सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने स्टडी करनी है. ओके तो बेटा NCERT, सिंस दिस इज योर NCERT सीरीज ओनली, सो आई विल बी फॉलोइंग दैट फ्लो ओनली. बट क्योंकि आई फील लाइक कि इलेक्ट्रिसिटी को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और टू टेल यू दैट टू मेक इट सरल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, आपके साथ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा जो कि ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक में मेंशन नहीं है. बट इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट दिस इलेक्ट्रिसिटी टेल्स यू, या उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है. फाइन. ओके स्टार्ट करते हैं. सबका ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे मैं कुछ नेम्स लिखने वाला हूँ. फाइन. हमारी जो भी मैटर है हमारे चारों तरफ, अगर आप उसके एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो आपको बेसिकली यू कैन से फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपने पढ़े होंगे. फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं. इलेक्ट्रॉन मेरा एक फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन मेरा एक फंडामेंटल पार्टिकल है. फाइन. तो ये वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनके बारे में आपने, जिसमें कहाँ पे पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स ऑल्सो.
So these fundamental particles carry a very basic property with them. एक basic property होती है इनके पास, basic property. Basic property का मतलब क्या होता है? Basic property का मतलब होता है क्योंकि ये एक fundamental particle हैं, एक atom के अंदर हैं, hence these have a basic property, और उस property का नाम क्या है? That is electric charge. That means मैं इनको क्या बोल सकता हूं? These are my charged particles. फिर से सुन लो, मैटर ली हमने, मैटर में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक गए, हमने मॉलिक्यूल देखा, फिर एटम देखा, एटम में न्यूक्लियस होता है, और पूरे एटम की मैं बात करूं उसमें न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. सो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हो गए आपके? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. इनके पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. और ये वाले जो इलेक्ट्रिक बेसिकली चार्जेस होते हैं, सो दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और इनको हम चार्ज्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं. फाइन. तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे बताने की कोशिश कर रहे हो? हाउ यू आर रिलेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी विद दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स? बेटा जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस चलना स्टार्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. एक इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेशनरी पड़ा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने डॉट बनाया, ये स्टेशनरी है. इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको डिटेल में आप जाके 12th क्लास में पढ़ोगे अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट लेते हो. ओके, अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को चलाना स्टार्ट कर दूं, दैट मीन्स मूव करवाना स्टार्ट कर दूं, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, और यू कैन से इट इज द बेसिक फिनोमिना बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी. सो whenever electric charges move, electricity is there. तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से अगर मैं बात करूं, सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपको पता है मास किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है? मास प्रोटॉन का बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन. तो चलना किसके लिए आसान होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए. मुश्किल किसके लिए चलना होगा? प्रोटॉन के लिए. तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो मैं उसको अगर बोल रहा हूं कि वो मोशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वो कौन से फंडामेंटल के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन. फिर से मैं अपनी स्टेटमेंट आपको बताता हूं, रिफ्रेम करता हूं. वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स मूव, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी देयर. या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स के चलने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. एज सिंपल एज दैट. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. इतनी बात आ रही है समझ में? तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया. हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में बहुत इंटीग्रल पार्ट है. इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है. किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है. फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है पर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो. फाइन. सो नॉर्मली जो एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसमें ही प्रोटॉन होते हैं. दैट मीन्स अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 5. एक पे नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो +5 -5 ये कैंसिल होके क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं. इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो यहां तक जो मैंने आपको ये समझाया है हम इसको नोट्स की फॉर्म में लिखते हैं. आफ्टर दैट आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स मोर अबाउट दिस इलेक्ट्रिक चार्ज. सो लेट मी रब दिस नाउ. ओके, सो यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है वो कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब फंडामेंटल क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है?
इलेक्ट्रिक चार्ज is the basic property of fundamental particles like proton, इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आई समझ में? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब तक ये दोनों की क्वांटिटी या दोनों का नंबर सेम है किसी भी एटम में, तब तक उसके ऊपर नेट चार्ज कोई नहीं आएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएं तो नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो जाएं तो नेट चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन चार्जेस को हम प्लस या माइनस ही क्यों बोलते हैं? मतलब जब भी इसके बारे में डिस्कवरी हुई थी चार्जेस के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इसको एक को प्लस एक को माइनस ही क्यों बोला? कुछ और नाम देते, ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4, प्लस माइनस ही क्यों? थिंक ओवर इट। एक बार पॉज करो वीडियो को और सोचो ध्यान से कि प्लस माइनस ही क्यों बोला इसको। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर। तो बेटा प्लस माइनस इसको इसलिए बोला क्योंकि इनका बिहेवियर कैसा है। जैसे ध्यान से देखना, अगर चार्ज एक पे +5 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे अगर -5 है और प्रोटॉन्स पे +5 है, तो अगर मैं इन दोनों को एक जगह कंबाइन कर दूं तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। फिर से सुन लो, मेरे पास एक एटम है। एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे और बाहर क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे होते हैं। मैंने जब काउंटिंग करने लगा, जब मैं काउंटिंग करने लगा तो मैंने देखा कि केसेस ले लेते हैं यहाँ पे, केस 1, केस 2 और यहाँ पे लेते हैं केस 3। यहाँ पर भी मैंने ऐसे एक एटम लिया, यहाँ पर भी मैंने एक ऐसा एटम लिया। सेंटर में क्या था मेरे पास? न्यूक्लियस, और यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था। मैंने काउंटिंग करनी स्टार्ट करी। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास निकल के आए बेटा यहाँ पे 4। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए 4, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन आए निकल के दैट इज 3, और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए 4 और प्रोटॉन आए मेरे पास 5। ओके, अब मुझे टोटल चार्ज बताना है इस एटम के ऊपर कितना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का -4, प्रोटॉन का +4, कितना हो गया? 0 नेट चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का -4 + 3 नेट -1, यहाँ पे -4 + 5, यहाँ पे हो गया +1। अब मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है, ये कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं? मैथमेटिक्स जैसा कि एक के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास अगर मतलब एक जगह अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, एक जगह अगर 4 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज 0 हो जाता है। ये तभी हो सकता है ना जब एक -4 और एक +4 हो। मतलब कि ये एग्जैक्ट हमें एक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं मैथ्स की, दैट इज एडिशन। मतलब यू कैन ऐड दीज, आप इसको नॉर्मल एडिशन से बता सकते हो कि नेट चार्ज किसी के ऊपर कितना है। इसलिए प्लस और माइनस बोला, +2, +4, +5, -5, -2, -6। समझ में आ रही है बात? सो बिकॉज बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में एडिशन की, वो इसको फॉलो करते हैं। देखो ना आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 थे, प्रोटॉन 3 थे, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया साइन लगा के, तो -1 आ गया यहाँ पे। तो माइनस प्लस ही क्यों रखा और कोई नाम क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसमें अगर दोनों का नंबर सेम हो जाए तो नेट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? की प्लस माइनस ही क्यों रखा? ऑल दो दिस इज आउट ऑफ दिस क्लास 10th एम्बिट, मैं आपको सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि प्लस माइनस क्यों रखा। तो आपको जितना मैंने शुरू में एक्स्ट्रा करवाना है उसमें आपको अभी तक तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ जो कि हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखो केस 2 में मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, प्रोटॉन कितने हैं? 3। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 4 है। तो नेट चार्ज कैसा आएगा? माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से क्या ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। कम कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। तो नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है,
अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके कम है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा? इफ देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन देयर इज नेगेटिव चार्ज, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, देन देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। फाइन। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? There are two types of इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला आता है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज। फिर से सोचो, पॉजिटिव चार्ज किसी भी जगह पे या किसी भी एटम पे कब आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेटा तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is equal, then नेट चार्ज कितना हो जाएगा उस केस में? इज 0। समझ में आ रही है? दैट्स इट। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन मैं आपको कह रहा था एनसीईआरटी के अलावा जो आपको पता होना चाहिए, वो ये 4 पॉइंट्स आप माइंड में रखोगे। इसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे फर्दर फॉरवर्ड करेंगे। सो यू जस्ट राइट डाउन ऑल दिस। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन दी विच वॉज वेरी वेरी सिंपल, सरल, कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारा डेली लाइफ में क्या रोल है। देन आई टोल्ड यू इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल या कौन बेस बनाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं जी? अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बहुत फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के पास हम बोलते हैं नेगेटिव है, और प्रोटॉन के पास हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज है। फाइन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर दोनों इक्वल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। इतनी सी चीजें आप माइंड में बिठा लो। दैट इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर क्लास 10th। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इतना। ज्यादा डिटेल्स आपको +2 में अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन की जाती है। सो जस्ट नोट इट डाउन, जल्दी से करो इसको नोट अप। हाँ जी, डन। चलो, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका, दैट इज उस टॉपिक का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको अब समझ में आ गया है। अगर मेरे इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करना स्टार्ट करें, तब मैं बोलता हूं कि करंट इज फ्लोइंग। मतलब चार्ज का जो मोशन है या जो फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं? कि दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, अगर मेरे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं किसी मेटल की वायर से, यू नो मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब वो परमिशन दे देता है चलने की आसानी से, इसलिए उसको कंडक्टर बोलते हैं कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, बहुत आसानी से पहुंच गया, मतलब बड़ा अच्छा कंडक्टर है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो मेटल की एक मैंने तार बनाई, उस तार में, वायर में जो मेरे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसी को मैं क्या बोलूंगा? दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। फाइन। सो यहां पे हम लिख सकते हैं, इफ इलेक्ट्रिक चार्जेस flow
थ्रू अ कंडक्टर। और कंडक्टर की एग्जाम्पल एक क्या होती है, एग्जाम्पल ले सकते हो आप बेटा यहाँ पे, दैट इज मेटालिक वायर। So if electric charges flow through a conductor, then it is said to constitute इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि क्या फ्लो कर रहा है बेटा, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके वायर में फ्लो करना स्टार्ट करें उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये एक वायर है, ये इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। कैसा करंट, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। आ गई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो चलना है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब दूसरी बात, अगर मैं इस वायर को पकड़ के एक क्लोज्ड पाथ दे दूं, अभी तो ओपन है ना ये, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये बेसिकली क्या है, एक ओपन वायर है, मतलब इसके जो एंड्स हैं अगर उसको मैं क्लोज्ड कर दूं, समथिंग लाइक दिस। मैं बाद में जाके आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के बारे में अभी आपको बताने वाला हूं और उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। सो माई पॉइंट इज, अगर मैं इस वायर को क्लोज कर दूं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट। दैट मीन्स अगर आप अपने इलेक्ट्रिक करंट को एक क्लोज्ड पाथ दे दो, आप इस बोर्ड को ही ले लो, यहाँ से करंट चला ऐसे, उधर से नीचे आया ऐसे, फिर यहाँ पे फिर से पहुँच गया, फिर ऐसे, ऐसे ही चल रहा है क्लोज्ड पाथ में। जब भी आप कोई क्लोज्ड पाथ दे दो अपने इलेक्ट्रिक करंट को, तो उस पाथ को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows in a closed path, then the path is called as इलेक्ट्रिक सर्किट। सो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मेरा फ्लो कर रहा है एक वायर में, और उस फ्लोइंग चार्ज को तो मैं इलेक्ट्रिक करंट बोल चुका हूं, और अगर मैं रास्ता एक क्लोज दे दूं उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। जल्दी से इन दो पॉइंट्स को नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, डन। ओके, तो हमने क्या चीज देख ली, हमने ये देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके चलने को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप एक क्लोज्ड रास्ता दे दोगे तो उस रास्ते को, उस पाथ को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। फाइन। सो अब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, मतलब अगर मुझे उसकी वैल्यू बतानी हो, ये तो पता लग गया कि चार्ज फ्लो हो रहा है जी, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कितना हो रहा है। कितने का आंसर आप कैसे दोगे, कि मान लो मेरे पास यही एक वायर है और इस वायर को मैं यहाँ से कट करता हूँ, जैसे मान लो यही ऐसे वायर थी मेरी, इसको मैंने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद मैं इसको ऐसे देखता हूँ यहाँ से, तो कैसी शेप दिखती है, सर्कल। तो इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जहाँ से वो करंट फ्लो कर रहा है। सो अब होगा क्या कि इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं यूनिट टाइम में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। Fine. So point is amount of electric current is decided by the electric charges
flowing through given area in unit time। एक गिवन एरिया से कितने चार्जेस निकलकर पर यूनिट टाइम में जा रहे हैं, वो उसका क्या हो जाता है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये रास्ता है, ये एक सुरंग है, सुरंग समझते हो, सुरंग। इस सुरंग में जितने ज्यादा लोग एक टाइम पे, सॉरी थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था। अब ये वाली बेसिकली जो सुरंग है, इस शेप में सुरंग ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, दैट इज सर्कुलर। अब इस सुरंग में कितने ज्यादा लोग एक सेकंड में निकल जाते हैं इस जगह से, इस एंट्री से कितने निकल जाते हैं, वो डिसाइड करेगा कितना करंट है। पीछे से 5 आए और एक सेकंड में 5 के 5 यहां से क्रॉस कर गए, इस वाले एरिया से, इस एरिया से 5 क्रॉस कर गए, तो मैं बोलूंगा करंट 5 है। एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ। फिर पीछे से 20 आए, एक सेकंड में इसको क्रॉस कर गए, सो दैट मीन्स करंट मेरा 20 है। अब पीछे से 100 आए, अब 100 भी एक सेकंड में जब इसको क्रॉस कर जाए तो बोलूंगा कि 100 है। दैट मीन्स कि कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके गिवन एरिया से यूनिट टाइम में फ्लो करके निकल जाते हैं, दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक करंट। या मैं इसको बोल सकता हूं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस is called as इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल। आपको चैप्टर याद है, मोशन आपने क्लास 9th में किया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ मोशन, मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था वीडियोस में जब मैंने रिकॉर्ड की हैं इसमें मोशन में। यू कैन सी दैट रेट वर्ड बेटा कहीं पर भी अगर आप यूज करते हो तो रेट का मतलब होता है आप उस चीज को टाइम से डिवाइड कर रहे हो। सिंपल। जब भी कभी आप किसी भी वर्ड के साथ रेट वर्ड को लगा देते हो, उसका मतलब होता है कि आप उस चीज को किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक कर रहे हो, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट निकालना चाहता हूं तो सिंपल मतलब इसका यह है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। सो अब ध्यान से देखना यहां पे मैं क्या क्या लिखते जा रहा हूं अभी तक। इफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज्ड पाथ देन द पाथ इज इलेक्ट्रिक, हो गया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये सर आप इलेक्ट्रिक चार्ज करते जा रहे हो, आप नेगेटिव की बात कर रहे हो या पॉजिटिव की बात कर रहे हो, क्लियर कर दो। क्वेश्चन समझे? मैं यहां से आपको समझाता जा रहा हूं कि यार इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने को हम करंट बोलते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करेंगे कंडक्टर से तो मैं उसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है एक गिवन एरिया से, जो सुरंग वाली एग्जांपल है, यूनिट टाइम में, वो बताएगा मेरा इलेक्ट्रिक करंट कितना है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो का रेट है वो मेरे को बताएगा इलेक्ट्रिक करंट कितना है। अरे यार इलेक्ट्रिक चार्जेस करते जा रहे हो, बताते क्यों नहीं हो कि पॉजिटिव की बात कर रहे हो या नेगेटिव की बात कर रहे हो। बेटा इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होती है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ देखते जाओ। पॉजिटिव होता है प्लस, नेगेटिव होता है माइनस। पॉजिटिव क्या होता है आपका प्लस, नेगेटिव क्या होता है आपका माइनस। अब ये बहुत पुरानी बात है, बहुत मतलब बहुत पुरानी बात, इतनी पुरानी बात है, उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है। सुन लो ध्यान से। जब हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज है, उस टाइम पे हमें यह नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज भी होती है। सो यू कैन से दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्कवर हुआ था, पर हमें यह जरूर पता था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चलने की वजह से होता है, पर वो कौन सा चार्ज है हमें प्रैक्टिकली बहुत देर बाद पता लगा
कि यार एक्चुअली तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने से होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट जब इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिस्कवर कर दिया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत पहले, उस टाइम पे हमने अपनी कॉमन सेंस को यूज किया था। अब मुझे बताओ कॉमन सेंस क्या बोलती है? प्लस और माइनस अगर आपके सामने दो चीजें रख दी जाएं तो बड़ा किसको मानोगे? प्लस को मानोगे। कम किसको मानोगे? माइनस को। किसने बोला? कॉमन सेंस ने, कि अगर एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास दो टैंक हैं, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक पाइप से। यहां पे पानी इतना है, पहले कनेक्ट नहीं किया है, और यहां पे पानी इतना है। अब दोनों को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो आप, क्योंकि यहां पे लेवल ज्यादा है, इसको प्लस मान सकते हो, यहां पे लेवल कम है तो इसको माइनस मान सकते हो। तो वाटर कहां से कहां फ्लो होगा? प्लस टू माइनस होगा। हाई टू लो जाता है ना हमेशा, हाई टू लो, हाई टू लो, हमेशा चीज कहां से जाएगी? हाई टू लो। जैसे ये मार्कर है, इसको मैं यहां से नीचे फेंकता हूं तो हाई टू लो जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। पानी जो है, पानी हमेशा हाई टू लो की तरफ जाएगा। ये नेचुरल फिनोमिना है, कॉमन सेंस है ये, कि बड़े से छोटे की तरफ जाता है। सो दैट मीन्स जब हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कवरी करी, उस टाइम पे हमने ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्जेस का। किसका फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्जेस का। प्लस चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो कन्वेंशनली, कन्वेंशनली का मतलब होता है जो सदियों से हम यूज करते आ रहे हैं। कन्वेंशनली तो बेटा हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। बट जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उस टाइम पे हमें ये बहुत क्लियरली पता चल गया, अरे यार गलती कर दी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके जो फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या करें? इतने सालों बाद आपने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और इलेक्ट्रिक करंट इतने साल पहले डिस्कवर हो चुका था। अब क्या करें? इतने टाइम पर जो रिसर्च हुई है उस सब को बदलना पड़ता, इतने रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके थे, उनके ऊपर आपको दोबारा से काम करना पड़ता। तो उन्होंने क्या बोला? कन्वेंशनली हम इसको हमेशा यही मानेंगे, और आज तक भी हम इसको यही मानते आ रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई उस टाइम पे साइंटिस्ट्स अज्यूम्ड कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करंट। क्यों अज्यूम किया? किस लॉजिक पे? कॉमन सेंस। बिकॉज हाई टू लो जाती हैं चीजें। पर जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या करें? सब कुछ चेंज करें? हिस्ट्री में जाएं? नहीं, जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। सो कन्वेंशनल फ्लो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? प्लस। पर जो एक्चुअली करंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जब भी आपको कहीं पर यह बताया गया हो कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो मान लो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। मैं आपको सर्किट के थ्रू भी यहाँ पे समझाऊंगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन अ वेरी सरल मैनर, सो दैट ये जो कंफ्यूजन है इट इज नो लॉन्गर कंफ्यूजन फॉर यू नाउ। इसको अब पॉइंट की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो रेट of flow of electrons is electric current, but when electric current was discovered, electrons were not known। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसी कोई चीज है वो हमें नहीं पता था। सो कन्वेंशनली मतलब जो सालों से चलता आ रहा है। सो कन्वेंशनली flow of positive charge
was assumed to be the direction of electric current, कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेंगे वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो क्या लिख दिया हमने, बट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन, सो कन्वेंशनली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज अज्यूम्ड टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which is used till now, अभी तक इसी को यूज कर रहे हैं, बट इन रियलिटी current is in the direction of flow of electrons। समझ में आ रही है बात? सो अगर मैं एक वायर दूं आपको ऐसे, दिस इज दैट वायर, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये एक वायर बनाई मैंने, सीधी बन गई? सीधी नहीं बनी है, लेट मी ट्राई इट अगेन लाइक दिस, अभी भी नहीं बनी, चलो बन गई। अब मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को चल रहे हैं, तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट राइट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में है तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। फाइन, ओके। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं क्लोज्ड पाथ दे दूं तो उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये कौन बताएगा? कितना चार्ज उस एरिया में से एक यूनिट टाइम में निकल गया, जैसे एक सेकंड में से उस सुरंग में से कितने लोग निकल रहे थे, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट ओनली। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है। रियलिटी तो ये है, पर जब पुराने जमाने में साइंटिस्ट ने बहुत पहले डिस्कवर कर दिया था इलेक्ट्रिक करंट, पर उनको नहीं पता था इलेक्ट्रॉन जैसी चीज भी होती है कोई। सो प्लस माइनस तो पता थे हमें, तो हमने सोचा प्लस ज्यादा होता है माइनस बड़ा होता है, तो प्लस टू माइनस ही जा रहा होगा। तो ये गलती करी, पर उस गलती को हम आज तक भी वैसे ही करते आ रहे हैं, बिकॉज पॉसिबल नहीं है इतनी सारी रिसर्च को दोबारा से चेंज करना। सो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट हम कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट लेके चलते हैं आज भी अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में जब हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब एक और पॉइंट सोचो, इसके बारे में सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। जो इसका आंसर देगा उसको मैं वहीं पे करेक्ट कर दूंगा। अगर गलत हो गए तब करेक्ट कर दूंगा, सही दोगे तब मैं उसको ओके कर दूंगा। बट ट्राई टू थिंक ओवर दिस क्वेश्चन। मेरा ये है सिंपल सा, ये सारी कहानी आ गई समझ में? एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो यार पॉजिटिव भी तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन आ रहा समझ में? फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात क्यों करते हैं? हम ये क्यों बात नहीं करते कि प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है प्रोटॉन्स की कि वो मूव नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और उसी को हमने इलेक्ट्रिक करंट बोला। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाई पॉजिटिव चार्ज डज नॉट फ्लो लाइक द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। फाइन, इसका आंसर मुझे देना कमेंट सेक्शन में। इसको नोट डाउन कर लो अब जल्दी से। हाँ जी, डन। तो चलो अब फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटा ये सारी कहानी क्योंकि आपको समझ में आ चुकी है, सो कैन यू टेल मी द एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन होगा अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहता हूं तो उसका एक्सप्रेशन, कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द एक्सप्रेशन फॉर दैट? इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन है जो, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं इफ Q charge flows through given area in unit time, अगर एक Q चार्ज फ्लो करता है एक गिवन एरिया से इन यूनिट टाइम t, देन इलेक्ट्रिक करंट I is given as,
अगर मेरे पास Q चार्ज है, टाइम t है और मैं I निकालना चाहता हूं, तो कैसे आप इनके बीच में रिलेशन निकालोगे? मैंने आपको क्या बताया था, जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है यहाँ पे? Q। रेट वर्ड जब भी किसी के साथ लग जाता है तो आप किससे डिवाइड करते हैं उसको? T से। और ये क्या चीज बन गई आपकी? I इज इक्वल टू Q बाय T। SI यूनिट ऑफ Q इज कूलम। चार्ज का जो बेसिकली SI यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। SI यूनिट ऑफ I करंट इज एम्पेयर, इसको A लिख सकते हैं, और कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड हम क्या लिखते हैं? एम्पेयर लिखते हैं। तो यहां से आपको एक और चीज क्या पता चल गई? यू हैव कम टू नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन, इसको लिखो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूं आपको इसके आगे क्या करना है हमें। ओके, सो हमें एक चीज पता है। हमें क्या चीज पता है? हमें ये पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन्स। चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, हम यहां पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इज गिवन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स। ये बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको उल्टा लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स जो होते हैं, ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे हुआ? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे अभी। दिस विल बी 10/16 इंटू 10⁻⁹। एक 10 यहाँ यूज कर लेते हैं। 100/16 इंटू 10⁻⁸। तो 16 6 96, 40, 16 2 32, 16 5 80। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होगा? इट विल बी ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता लगा यहां से? सर कैलकुलेशन तो कर दी, मतलब क्या है इसका? फील नहीं आ रही इसको देख के? फील लेनी है। अब देखो बेटा ध्यान से, 1 कूलम्ब, 1 सिंगल कूलम्ब चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। दैट मीन्स आप यहां से ये समझो कि 1 कूलम्ब चार्ज अपने आप में कितनी बड़ी क्वांटिटी हुई। इसीलिए मैक्सिमम आपका जो एनालिसिस होता है, जो मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें जो हम चार्जेस लेके चलते हैं वो छोटे यूनिट के लेके चलते हैं, मतलब माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ये लेके चलते हैं हम, क्योंकि प्रैक्टिकली 1 कूलम बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगी वो। सो प्रैक्टिकली हम क्या लेके चलते हैं? दैट इज यू कैन से मिली कूलम और माइक्रो कूलम। सो अगर मैं बात करता हूं 1 माइक्रो कूलम की, दैट इज 10⁻⁻⁶ कूलम्स। 1 मिली कूलम की अगर मैं बात करूं, दैट इज 10⁻⁻³ कूलम्स। सो आपको याद क्या रखना है? यहां पे ये वाला है ना, ये जो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है कि जो 1 कूलम चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपका ये 1 कूलम चार्ज होता है। जस्ट नोट दिस सेकंड पॉइंट ऑल्सो, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, नाउ अब यहां पे देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू Q बाई टी। I जो है वो करंट है और उसका जो SI यूनिट है वो क्या है? एम्पेयर। अब मैं चाहता हूं कि मैं 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बनाऊं। देखो जब भी आपको ऐसा कुछ करना पड़े ना, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बनानी है किसी भी और सिचुएशन में, तो आप बाकी वेरिएबल्स को 1 1 पुट कर दो। जब मैं इसको 1 पुट करूंगा, इसको 1 पुट करूंगा, तो I की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1।
तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो I इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ऐसे वैल्यू पुट कर दो, Q की वैल्यू पुट कर दो 1 कूलम, T की वैल्यू पुट कर दो 1 सेकेंड, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ गिवन एरिया इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी करंट ऑफ 1 एम्पेयर। ऐसे आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो 1 वैल्यू लिखने के बाद। फाइन, तो चलो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर वी विल राइट इट डाउन नाउ। आपका जो एग्जाम होता है ना स्कूल में, तो उसमें आ जाता है डिफाइन 1 एम्पेयर। फाइन, ओके, सो इसके बारे में अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, व्हेन 1 कूलम चार्ज flows through given area in 1 second, comma, it is said to constitute a current of 1 ampere. Fine. So I is equal to Q by T. If Q is equal to 1 coulomb, T is equal to 1 second, then I is equal to 1 coulomb upon 1 second, that is equal to 1 ampere. तब होता है I आपका कितना, 1 ampere. इतनी बात आ गई आपको समझ में? फाइन, ओके। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास वायर है, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रिक चार्जेस उसमें फ्लो कर रहे हैं, उसको हम करंट बोलते हैं। और उसको अगर मैं क्लोज्ड पाथ दे दूं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। फाइन, अब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास एक डिवाइस आती है, उस डिवाइस को आप कनेक्ट कर दो। कहाँ पे कनेक्ट कर दो आप, सर्किट में। तो जैसे ही आप उस डिवाइस को सर्किट में कनेक्ट कर दोगे, तो वो डिवाइस आपको बता देगी कि कितना करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब वो जो डिवाइस होती है वो आपका एम्पेयर मेजर करती है। दैट मीन्स वो एम्पेयर का एक मीटर है। मीटर होता है ना, मीटर किसको बोलते हो, जो कोई चीज मेजर करे। ये मीटर किसको मेजर कर रहा है, एम्पेयर को। एम्पेयर को मेजर कर रहा है, तो इसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला, इसका एम लिया, इसका मीटर लिया, तो ये बन गया एम मीटर। समझ में आ रही है बात। सो एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज ज्वाइंड इन अ सर्किट टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन दैट सर्किट। सिंपल। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम, एम मीटर के बारे में। फाइन, सो वी कैन राइट इट, an instrument which is used to measure the electric current flowing in a circuit is called as एमीटर। ठीक है, फाइन। सो एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करेगा आपके सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, आपने एक छोटी क्लासेस में 7th 8th क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक एनर्जी का सोर्स हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैटरी। एक सिंगल सेल की अगर मैं बात करूं, उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, प्लस और माइनस। और अगर मैं ऐसे बहुत सारे सेल्स कनेक्ट करके लगा दूं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बैटरी बोलते हैं। अब बैटरी का एक प्लस टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है, उनको आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और वो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। और उसके ही वायर को आप, जो आपने वायर कनेक्ट करी, बीच में ही आपने एक
की लगा दी या स्विच लगा दिया। की क्या होती है, स्विच का ही काम करती है। जब उसको ऑन करोगे तो पूरा लूप एक कॉन्टिन्यूस बन जाएगा और करंट फ्लो करेगा, जब ब्रेक होगा तो नहीं करेगा। एमीटर लगा दोगे करंट फ्लो करने के लिए, बल्ब लगा दोगे ताकि पता लग जाए करंट फ्लो करना है। मैं आपको बताता हूँ एक, जैसे ये ऐसे, ये होता है सेल, ये होता है इसका प्लस, ये होता है इसका माइनस। ये तो एक सिंगल सेल हो गया, पर मुझे ज़्यादा एनर्जी अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा सेल्स कनेक्ट कर दो ऐसे, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। मैंने एक वायर ली ऐसे ऐसे करके ऐसे इसमें कर दिया, तो अब क्या होगा, जब ये पूरे का पूरा कनेक्टेड है बिना कोई ब्रेकेज के साथ, तो करंट इसमें फ्लो करेगा, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे कॉन्टिन्यूस पाथ होगा, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ये ऐसे चल रहा होगा करंट, ऐसे इसके अंदर से ऐसे जाएगा फिर ऐसे निकलेगा, ऐसे कॉन्टिन्यूस पाथ बन गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, समथिंग लाइक दैट। अब क्योंकि यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब का फिलामेंट, उसको करंट जाएगा तो बल्ब फ्लो करेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे यू कैन से एक एमीटर लगा दिया, एमीटर में प्लस का प्लस यहाँ पे, माइनस के साथ माइनस कनेक्ट होता है, कनेक्शन होता है इसका ऐसे। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी है कि यहाँ पे मैंने की लगा दी, दिस इज की। इस की को जब मैं क्लोज करूंगा, की को जब मैं क्लोज करता हूँ ना, तब सर्किट जो है वो पूरे का पूरा क्लोज हो जाता है कॉन्टिन्यूस। जब की को ओपन रखूंगा तो ये ब्रेकेज रहेगी, यहाँ पे ब्रेकेज रहेगी और करंट जो फ्लो नहीं करेगा। स्विच का ही काम करता है, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, तो की को क्लोज या ओपन रखते हैं। की क्लोज होने का मतलब होता है कि सर्किट क्लोज हो गया आपका, एक सिंगल रास्ता बन गया। की को ओपन रखोगे, की ऐसे भी बनाई जाती है, तो इसको ऐसे कर दोगे जब आप, जब ये ऐसे हो गया तो ये क्लोज हो गई, करंट ऐसे फ्लो करेगा। और जब आपने इसको ऐसे बनाया हुआ है तो एक की ओपन है, करंट इसमें ब्रेकेज या फ्लो नहीं करेगा, कॉन्टिन्यूस पाथ चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं अच्छे से यहाँ पे, देन दिस इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो टॉपिक है फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। फाइन। सो ये बनाया हमने एमीटर, अगर यहाँ पे मैं डॉट लगा दूं तो की क्लोज होती है, अगर डॉट ना लगाऊं तो की आपकी ओपन होती है। अब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्टेड है। अब मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। अब हम हमेशा जो हमारा बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो शुरू में हमने डायरेक्शन डिसाइड कर दी, तो प्लस से पॉजिटिव चार्ज ऐसे, पॉजिटिव 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 चार्ज फ्लो कर रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये गया यहाँ पे, ये ऐसे पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, अंदर गया, फिर से ऐसे। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं आपके। सो दिस इज योर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, this is your battery, this is your key, this is your ammeter, this is your bulb. फाइन। और क्या चीज़ है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब मैं रेड से बना देता हूं ऐसे, ये जो रेड में है ना बेटा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट चलता है और करंट आपका कन्वेंशनल। तो हमने जो आई जिसको लिखना है, आई वो कन्वेंशनल वाला है, कन्वेंशनल,
जो हम आई कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा होता है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। इसको बनाओ अब जल्दी से डायग्राम को। हाँ जी डन। सो प्लस ऐसे सारे के सारे कनेक्शन आपको समझ में आ जाने चाहिए। फाइन। सो इलेक्ट्रिक करंट flows from positive terminal of battery to negative terminal of battery. Fine. Okay. नाउ एक छोटी सी चीज आप एक समझो, जब ऐसे कंडक्टर, ये बेसिकली वायर ही है, मेटालिक वायर है जिसमें कंडक्टर, किसको कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक स्टेडी स्टेट आ जाती है ना, स्टेडी स्टेट का मतलब एक फिक्स वैल्यू फ्लो कर रही है। शुरू में क्या होता है, कम कम है, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब सर्किट में से कांस्टेंट वैल्यू फ्लो कर रही होगी, उसी को हम एनालाइज करते हैं, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, स्टेडी करंट बोलते हैं। स्टेडीनेस है उसमें कि एक जगह पे जितनी वैल्यू है वो उतनी ही है, चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो जब स्टेडी करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ना, उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। समझ में आ रही है बात? सो व्हेन स्टेडी करंट flows through wire comma electrons move with average drift speed। बस सिंपल सा पॉइंट है कि जब इलेक्ट्रॉन्स स्टेडी स्टेट, जब करंट की पहुंच गई है उसमें, जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं जिस स्पीड से, उसको बोलेंगे एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। अब आपको लग रहा होगा कि एकदम से जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं एकदम से बल्ब जल पड़ता है, इसकी तो पता नहीं कितने ही किलोमीटर पर सेकंड में या बहुत ही ज़्यादा माइल्स पर सेकंड में इसकी स्पीड होगी कि एकदम से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर अ टिपिकल कॉपर वायर, और आपको पता है हम जो नॉर्मल वायर्स करते हैं यूज घर में कनेक्शंस के लिए, वो कॉपर की होती है। फॉर टिपिकल कॉपर वायर एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड जो है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इज 1 mm पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड में 1 mm ट्रेवल करना, पता कितना होता है 1 mm? ये इतना सा, एक सेकेंड टिक, सिर्फ 1 mm, 2 सेकेंड, इतना सा। पर आपने तो जैसे ही स्विच को ऑन किया बल्ब ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया, तो ये क्या हुआ? ये तो प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है कि 1 mm पर सेकेंड एक कॉपर वायर की एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, और यही वायर हम अपने कनेक्शंस में यूज करते हैं। तो बल्ब एकदम से कैसे ऑन हो गया? आपको क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ड्रिफ्ट स्पीड आ गई, लग गई पता, जिससे इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। कॉपर वायर में कितने से चलते हैं? 1 mm पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 1 mm चलेंगे। पर मेरा तो बल्ब उसी टाइम ऑन हो गया जब मैंने स्विच को ऑन किया, पर ये तो एक सेकंड में 1 mm ही चल रहा है। तो इतनी लंबी तार में से इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो किए? ये है मेरा क्वेश्चन। सोचो इसके बारे में, थिंक ओवर इट। अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर सोचो। फाइन। अब आपको जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं जिसमें आपको आई टेल यू कि इसके ऊपर सोचो, तो वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो को पॉज करने के बाद फिर उसको प्ले करो, देन आई विल गिव यू द आंसर। सो ओके, आई बिलीव कि आपने कोशिश करी इसको सोचने की। नाउ लेट मी गिव द आंसर। बेटा आंसर इज कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है कॉपर वायर में एटम इलेक्ट्रॉन्स की, वो 1 mm पर सेकेंड है। बट इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जो सिग्नल जाता है वो लाइट की स्पीड से जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि पीछे से कोई पुश आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी या मूव करवाने की कोई कोशिश कर रहा है, ये जो सिग्नल है ना, ये लाइट की स्पीड पे जाता है, 3 × 10⁸ ये होती है लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं।
पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स हैं भी बहुत सारे मिलियंस में, तो क्योंकि सिग्नल बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो करंट का फ्लो है वो भी बहुत जल्दी जल्दी जाता है। अगेन ये वाला जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा आपका आउट ऑफ एम्बिट है, बट स्टिल जिनको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब तो याद रख सकते हो कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड किसको बोलते हैं। फाइन, ओके, सो आई होप इट वाज सरल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कैसे कनेक्शंस होते हैं, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। सो बेटा इसको बहुत अच्छे से एक तो नोट्स को मेंटेन करो आप, एंड जस्ट कीप लिसनिंग टू द लेक्चर्स। मैं ऐसे ये पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके फिजिक्स के कंप्लीट कर दूंगा इसमें, बट बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, और बीच बीच में जैसे जैसे जो क्वेश्चंस वगैरह आते रहेंगे वो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। अब जैसे ये वाला जो अभी हमने टॉपिक किया तो ऐसा करते हुए बीच में बेटा 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, मैंने आपको नोट्स में बता दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, एक क्लोज्ड पाथ को बोलते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन। फाइन, सो व्हेन the metallic conductor which carries current is closed, फाइन, जब एक क्लोज्ड पाथ में उसको बना दोगे तो उस पाथ को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अभी अभी हमने बनाया था 1 एम्पेयर किसको बोलते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी में अगर आप क्यू को 1 कूलम रख दो, टी को 1 सेकेंड रख दो, तो 1 कूलम पर सेकेंड, तो दिस इज 1 एम्पेयर। व्हेन 1 कूलम ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ गिवन एरिया इन 1 सेकेंड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। वो हमने जो कैलकुलेशन की थी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो 1 कूलम पे कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसका आंसर कितना आया था, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट विल बी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको भी डिस्कस करेंगे सरल वे में, बिकॉज इट इज योर सरल फिजिक्स चैनल जहाँ पे आई मेक थिंग्स सरल फॉर यू। फाइन, सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ। सो जब तक सेकेंड वीडियो नहीं आता जस्ट कीप रिवाइजिंग, टिल देन जस्ट रिवाइज व्हाट आई हैव टॉट। थैंक यू।